वहाँ पे एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानबूझकर एम्परर को वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने का मौका दे रहा था, लेकिन एम्परर भी बेचारा अब जाकर भी वहाँ पे अपनी सोट की मदद से उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका नुकसान सीधा सीधा उसके वहाँ पे अपने लोगों को ही होने वाला था। और एम्परर की ऐसी हालत देखकर वीटाली वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पे जाकर भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर पा रहे। और ये कहकर वीटाली दोबारा वहाँ पे एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ के आता, लेकिन जब एम्परर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो वो अपनी बॉडी को आजाद छोड़ देता, यानी कि वो खुद चाह रहा था कि एम्परर उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन एम्परर भी बार बार अपनी सोट को वहाँ पे रोक रहा था, जो देखकर वीटाली खुद ही वहाँ पे उसकी सोट को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ पे अपनी सैमली सोट का इस्तेमाल करते हुए मेरी जान लेना चाहते हो ना, तो लो किसने रोका है तुम्हें। लेकिन जब वीटाली कैसे कहने के बावजूद भी एम्परर अपनी सोट को आगे नहीं करते तो वीटाली ने खुद ही वहाँ पे उनकी सोट को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर घुसा दिया था, जिसका कट सीधा जाकर वहाँ पे मोटर लोड की बॉडी के ऊपर लगा था। इवन हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगा था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने भी लगे थे। अपने मास्टर की चीखें सुनकर तो एम्परर का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था और उन्हें वहाँ पे अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वीटाली ने वहाँ पे एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहा था, तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान है जो कि अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है, वो कभी भी यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कहकर वीटाली तो वहाँ पे एम्परर को उठा कर वहाँ पे दूर फेंकते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। इवन अब तो एम्परर ने भी वहाँ पे अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी वहाँ पे समझ चुके थे कि अगर उन्होंने गलती से भी फाइट बैक करने की कोशिश की तो इसकी सजा उनके मस्तिष्क को भुगतनी पड़ेगी, जो कि एम्परर कभी भी नहीं चाहते थे। इसलिए वो चुपचाप वीटाली से मार खाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वीटाली ने एम्परर को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। एम्परर की ऐसी हालत देखकर वीटाली वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों क्या हुआ, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हारा ये दर्द तो मेरे उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि मैं यहाँ पे पिछले हजारों लाखों सालों से ट्रैप होकर सहते हुए आ रहा था। अभी उसके मुकाबले में तो 0.1% दर्द भी नहीं सहा और अभी से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। वीटाली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर भी अपना पूरा दम लगाकर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वीटाली से कहते हैं, वीटियन आखिर तुम चाहते क्या हो? जिसपे वीटाली वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, मैं पूरी तरह से आजादी चाहता हूँ और पूरी तरह से आजाद होने के बाद तुम्हारे पूरे अपर डोमेन के ऊपर राज करना चाहता हूँ, जैसा कि तुम पिछले हजारों लाखों सालों से करते हुए आ रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं वो तुम्हें सारा दर्द देना चाहता हूँ जो कि मैं यहाँ पे ट्रैप रहते हुए बर्दाश्त कर रहा था। और ये कहकर वीटाली ने अचानक से वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से वहाँ पे उन सभी इमोटल्स की पास को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे उन सभी के पास वहाँ पे वीटाली की बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वीटाली की ताकत भी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि उसकी ये डिवोरिंग टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी कि वो एम्परर तक की भी एनर्जी को डिवोर कर रही थी। लेकिन इसी बीच वीटाली की नजर वहाँ पे सस्टजू के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़े हुए थे और उसकी भी डिवोरिंग टेक्निक भी वहाँ पे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, जो देखकर वीटाली वहाँ पे समझ चुका था कि उसे इस इंसान के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो अपना सारा फोकस दोबारा एम्परर के ऊपर लगाते हुए उससे कहता है, तो अब तुमसे अपना बदला लेने का समय आ चुका है। अब मैं वो सारा दर्द जो कि मैं यहाँ पे बर्दाश्त करते हुए आ रहा था, एक साथ उससे भी 100 गुना ज्यादा दर्द तुम्हें देने वाला हूँ। और ये कहकर वीटियन वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था और अगर ये अटैक वहाँ पे एम्परर को हिट कर जाता तो उनकी सोल तक भी खत्म हो जाने वाली थी। और क्योंकि वीटियन भी अब एम्परर को और ज्यादा मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने उस खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एम्परर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे एम्परर भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे। और एम्परर जितना ज्यादा उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो अटैक वहाँ पे उनके ऊपर उतना ही ज्यादा भारी पड़ रहा था, जो देखते हुए वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर एम्परर का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो जाने वाला है। पर वो कुछ सेकंड्स वहाँ पे गुजर पाते उससे पहले ही वहाँ पे एक डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एम्परर के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। और देखते ही देखते उस डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने वहाँ पे वीटाली के उस खतरनाक अटैक को एक ही झटके के साथ सप्रेस कर दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी वहाँ पे वीटाली की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। और एंसेस्टर के पास इतना कहने पर से ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि उसने वहाँ पे वीटाली की एनर्जी को तो पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंसेस्टर की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी ने उसे वहाँ पे उठाकर ड्रैगन पिलर के ऊपर दे मारा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे वीटाली की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इस तरह एंसेस्टर ने वहाँ पे सिर्फ एक ही सेकंड में पूरी फाइट का रुख ही बदल दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर
ली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसा तजू से कहता है, तुमने तो बोला था कि तुम्हें इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम यहाँ पे इस तरह से हमारी फाइट के बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पीलू की सोल के बारे में नहीं जानना या फिर इस मर्डर ट्रायल के बारे में? याद रखो उस सब के बारे में सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ, इसलिए अब गलती से भी मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें पीलू की सोल के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। अब ये बेचारा पर्सन नहीं जानता था कि ये यहाँ पे इस तरह से एसएस तजू के साथ बदतमीजी के साथ बात करके अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इसे अब एसएस तजू नहीं बल्कि हेलगोड अपने तरीके के साथ सजा देने वाले थे, और हेलगोड की सजा कितनी ज्यादा क्रूअल होती है ये तो आप जानते ही है। पर बेचारा वीटियाली इन सारी बातों से अनजान था कि वो अनजाने में वहाँ पे कितना बड़ा खतरा मोल ले चुका है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीटियाली की ये सारी बातें सुनकर एसएस तजू के फेस के ऊपर आई हुई कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर बेचारा वीटियाली वहाँ पे पूरी तरह से घबरा चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएस तजू वहाँ पे एक ही झटके के साथ गायब होते हुए सीधा वहाँ पे उसके सामने पहुँच चुके थे, जो देखकर तो बेचारा वीटियाली वहाँ पे पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। और तभी एसएस तजू वहाँ पे उसकी आंखों में देखते हुए कार्टून में कहते हैं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि पीलू को तुमने ही मारा था। अब एसएस तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे वीटियाली को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो मरने से पहले ही हल में जा चुका है। लेकिन ये तो बस उसकी सजा की शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएस तजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके सोल्सी रियलम के अंदर झांकने लगते हैं, और साथ साथ उसे भी वहाँ पे वो सारा नजारा दिखाने लगे थे जहाँ पे हमें नाइन्थ रियलम के एंशिएंट समय का सीन दिखाया जाता है। और ये वही जंगल था जहाँ पे पीलू अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, और उसका पीछे कर रही थी वहाँ पे लेडी डिमोनिक मास्टर अकामी, जो कि वहाँ पे पीलू का पीछे करते हुए लगातार अपने पोइजन को पिलाते जा रही थी, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे धमकी देते हुए ये भी कह रही थी कि तुम्हारा साथी तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। और भले ही वो मास्टर के हाथों से बचते हुए भाग निकला, लेकिन अफसोस तुम्हें मैं नहीं भागने दूंगी। भले ही तुम यहाँ पे इस तरह से 100 सालों तक भागते रहो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि अकामी वहाँ पे अपने पोइजन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ पीलू के सामने आ चुकी थी, और उसे देखकर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहती है, लड़के तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो न जाने पिछले कितने समय से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब अकामी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीलू भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी सोट को बाहर निकाल कर उसे जवाब देते हुए कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं टैलेंट सेट का डिसेबल हूँ, और टैलेंट सेट के डिसेबल भागते नहीं है बल्कि अपने दुश्मनों को भगाते हैं, क्योंकि हमें मरने से डर नहीं लगता। जिस पे अकामी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे टैलेंट सेट के डिसेबल्स को, तुम सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बहादुर और जिद्दी होते हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि हम तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहते। और ये कहकर अकामी वहाँ पे पीलू के पास आकर उसकी सोट को छूने की कोशिश करती है, जो देखकर पीलू जल्दी से अपनी सोट को पीछे हटाकर अपनी गर्दन के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा मास्टर मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो देने से पहले ही मैं यहाँ पे खुद को खत्म कर लूंगा। और ये कहकर पीलू जल्दी से अपनी सोट को अपनी गर्दन के ऊपर चलाने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ पे अपनी जान ले पाता। उससे पहले ही वहाँ पे उसकी सोट के ऊपर एक एनर्जी अटैक होता है, जिसके चलते पीलू के हाथों से वहाँ पे उसकी सोट छूट चुकी थी, और उसके ऊपर ये अटैक करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वीटियाली ही था, जो कि अकामी के पीछे से आते हुए वहाँ पे कमीनी स्मेल के साथ पीलू से कहता है, बेवकूफ कहीं के तुम्हें अपनी कीमत पता ही नहीं है कि तुम्हारी इस खास बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कितने ज्यादा पावरफुल ड्राइव्स को बनाया जा सकता है। अगर तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है तो मेरे फायदे के लिए क्यों नहीं मरते? अब वीटियाली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीलू वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन देखना एक दिन मेरा मास्टर आएगा जो कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बदतर बना देगा। और यही बात एसएस तजू वहाँ पे वीटियाली को याद करवाना चाहते थे, क्योंकि आज वही दिन था जिसका पीलू ने वीटियाली से बोला था कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बदतर बना दिया जाएगा, वो भी मेरे मास्टर के हाथों के द्वारा। अब ये सब देख के और याद करके बेचारे वीटियाली के तो आंखें ही बाहर आने को हो जाती हैं, और वो वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो जल्दी से एसएस तजू से पीछे हटने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके पैरों में तो जान ही नहीं बची थी। वो खुद ब खुद ही लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पे गिर चुका था। ये था हेलगोड का डर, और इसी डर के चलते वीटियाली जल्दी से वहाँ पे एसएस तजू के सामने अपना सर झुकाते हुए वहाँ पे उनसे माफी मांगने लगा था, और उनसे रैम की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हमारी हालत को गौर से देखिए। पिछले लाखों सालों से मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया था, और हर दिन बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके डिसेबल पीलू की वजह से हमारे पूरे वीकेंड की क्या हालत हो चुकी है। जिंदा होते हुए भी हम लोग रोशनी को नहीं देख सकते। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले पूरे 1 लाख साल से मैंने रोशनी नहीं देखी। इससे बड़ी सजा भला और हमारे लिए क्या हो सकती है।
और ये कहकर वीटियाली वहाँ पे रोते हुए असतजू से कहने लगा था, उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपनी गलती से भी ज्यादा सजा भुगत चुके हैं। जिसमें असतजू की बजाय बनने करो आगे बढ़कर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम अभी तक भी हमारे टैलेंट सेट को सही से नहीं समझ सके। तुम कितनी सजा भुगत चुके हो और क्या क्या सजा भुगत चुके हो, इससे हमारे टैलेंट सेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और न ही ऐसी बातों के ऊपर हमारा टैलेंट सेट नेगोशिएट करता है। हमारे यहाँ मौत का बदला मौत से भी ज्यादा बदतर लिया जाता है। अब बनने करो की यह बात सुनकर तो वीटियाली वहाँ पे और भी जरा डर चुका था। वो जल्दी से वहाँ पे असतजू से दूर जाते हुए कहते, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो। और हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ पे मार देते हो तो तुम्हें कभी भी पीलू की सोल के बारे में पता नहीं चल पाएगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसमें असतजू वहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं कि तुम कह रहे थे कि तुमने पिछले लाखों सालों से लाइट नहीं देखी, मतलब कि तुम रोशनी देखना चाहते हो, मैंने ठीक कहा ना। अब असतजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वीटियाली भी जल्दी से हाँ हाँ में अपना सर हिलाने लगा था, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि शायद असतजू वहाँ पे उसकी धमकी से डर चुके हैं, लेकिन असल में तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि असतजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वीटियाली की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। और देखते ही देखते असतजू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वीटियाली की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी डाल दी थी कि वो बढ़कर दोबारा जिंदा हो सके। ये देखा तो वीटियाली की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि उसकी यही एबिलिटी उसके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। वहीं असतजू को वहाँ पे इस तरह से वीटियाली की ताकत को बढ़ाते हुए देखकर एम्ब्राज़ोन भी वहाँ पे असतजू से शिकायत करते हुए कहते हैं, सस्ता जी आप क्या कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये कितना बड़ा हथियारा है, फिर भी आप यहाँ पे इसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जबकि वीटियाली तो वहाँ पे खुश होते हुए असतजू का शुक्रिया अदा करने लगा था। वहीं एम्ब्राज़ोन असतजू से शिकायत करते हुए कहते हैं कि आखिर आपने से ये एबिलिटी क्यों दे दी, अब तो ये पूरी इंसानियत के लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन अभी एम्ब्राज़ोन वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक असतजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वीटियाली को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे वहाँ पे एक ड्रैगन पिलर के साथ बांध देते हैं, जिससे बेचारा वीटियाली चाहकर भी वहाँ पे खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था। और ये देखकर वीटियाली भी वहाँ पे परेशान होते हुए असतजू से पूछता है, जू यंग आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज छोड़ दो मुझे, अगर तुमने यहाँ पे मुझे आजाद करवा दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पीलू की सोल के बारे में भी सब कुछ बता दूंगा। जिस पे असतजू उसी कोर्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि वो तुम्हें जान ही लूंगा। और ये कहकर असतजू ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन अभ्यास के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ उस ड्रैगन अभ्यास के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल बन गया था, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे ही असतजू की एनर्जी जाकर वहाँ पे ऊपर आसमान के साथ टकराती है तो पूरा आसमान भी वहाँ पे साफ हो गया था और सूरज की किरणें सीधा वहाँ पे उस ड्रैगन अभ्यास के अंदर पड़ने लगी थी। और जैसे सूरज की किरणें आकर वहाँ पे वीटियाली के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे जलने लगी थी, जिसमें वीटियाली को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था और चिल्लाते हुए असतजू से कहने लगा था, आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। जिसमें असतजू भी उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा मारा है, और वैसे भी तुमने हमारे टैलेंट सेट के डिसेबल को हट करने की कोशिश की थी, मौत तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही छोटी सजा है। अब से तुम यहाँ पे हर रोज अपनी मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें उसकी बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से जला देती हैं, लेकिन वो मर तो सकता नहीं था क्योंकि असतजू ने उसे दोबारा जिंदा होने की जो पावर दे दी थी, इसलिए वो वहाँ पे मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए जा रहा था और सूर्य की किरणें उसे दोबारा वहाँ पे मार देती, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे जिंदा होता और पहले की तरह सूर्य की किरणें उसे दोबारा वहाँ पे खत्म कर देती। ये सब वहाँ पे लगातार चल रहा था और ऐसे करूबल मेथड को देखकर तो एम्ब्राज़ोन के साथ साथ बाकी सभी की सोच भी वहाँ पे ठंडी पड़ चुकी थी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि असतजू वीटियाली को इतनी ज्यादा भयानक सजा देंगे और साथ ही साथ वो सभी लोग अपने मन में शुक्र करते हुए ये भी कह रहे थे कि शुक्र है उन्होंने किसी टैलेंट सेट के डिसेबल को हट नहीं किया था। और इसी बीच अचानक से असतजू वहाँ पे पलट कर उन सभी की तरफ देखते हैं, जहाँ सिर्फ असतजू के देखने पर से वो सभी लोग वहाँ पे असतजू के सामने झुक चुके थे और झुककर वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, हम पिछले हजारों लाखों सालों से इसी रोशनी के लिए तड़प रहे थे, आज आपने हम सभी को मुक्त करवा दिया, आपके इस एहसान का बदला हम कभी नहीं भूलेंगे। जबकि असतजू वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए बनने करो के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और पीछे छोड़। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग देख रहे हैं आंसू एनीमे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।